ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ थोड़ा छुपा लेते हैं। डाटा विजिबल है, एक जगह पर मैंने थोड़ा सा वो किया है मैनेजमेंट से जो आपने ऑब्टेन किया, और यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये डाटा है, आप एक कंपनी को ऑडिट करने गए हैं और क्लाइंट ने आपको ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भेजा है। ये इस दफ़ा का ड्राफ्ट आपको दिया है और पीछे आपके पास कंपैरिजन मौजूद है। कुछ मज़ीद उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? एवेल्यूएट करें अबव फाइनेंशियल डाटा को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट एंड स्पेसिफाई द मैटर रिक्वायरिंग फर्दर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। ऊपर के डाटा, फाइनेंशियल डाटा को एवेल्यूएट करें और बताएं कि वो कौन सी जगह है जहां आप मैनेजमेंट से मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं। डाटा आपके सामने, और टाइम हमारे पास बहुत है, रजिस्टर्स भी आपके पास हैं, कैलकुलेटर भी मोबाइल में काम करते हैं, और आज वक्त भी हमारे पास बहुत है। तो 15 मिनट लगा के ज़रा देखें इसके साथ आप क्या करना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपने क्या करना है, आपने खुद टक्कर मारनी है। नीचे वाली इन्फॉर्मेशन ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रही है, तो आपने सारा पढ़ने के बाद देखना है कि मैनेजमेंट से आप क्या डाटा मांगना चाहेंगे। और मैं रिवायती अकाउंटिंग के टीचर्स की तरह एंजॉय करूंगा उस चीज़ को जब बच्चे सवाल कर रहे होते हैं। आए ओए ओए सुकून मिलता है। अकाउंटिंग के टीचर तो जो है ना वो आपको सवाल दे दिए और खुद सुकून से बैठ गए। थ्योरी वाला बेचारा जो है ना वो फिर फिर के अशर हो जाता है। आदतें ख़राब भी की हुई हैं अच्छे टीचर्स ने कुछ। उन्हें पता है आप होमवर्क करके नहीं आएंगे तो वो खुद ही होमवर्क भी करा देते हैं, टेस्ट भी खुद ही करा देते हैं। सही बात है, आप लोगों को ना सुधार की ज़रूरत है। अच्छे टीचर्स ने जो है ना वो आप लोगों का। चलें जी, तो ये अब आपके सामने डाटा है। और टाइम हमारे पास तकरीबन जब 4:30 बजेंगे तो मैं चार्ज संभाल लूँगा। 4:30 तक आप टकरे मारें इस डाटा के साथ, देखें आपको क्या क्या मैथमेटिकली प्लस माइनस सही गलत क्या लग रहा है। और ये मैं साइड पे भी बैठ सकता हूँ। बेसिकली देखने की क्या चीज़ कितनी बड़ी है, कौन सी चीज़ कितनी कम हुई और क्यों, और क्या डाटा जस्टिफाई कर रहा है, और कौन सी ऐसी जगह जहाँ कन्फ्यूजन और आप मैनेजमेंट से मज़ीद डाटा मांगना चाहेंगे।
हाँ जी, 10 मिनट तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे। कितने रहते हैं? 1 मिनट रहता है। चलो, ये रुपीज़ इन मिलियन है। चलें जी, तो अच्छा लगा। मेरा ख्याल था 2-3 लोग बैठ के सोच रहे होंगे कि ये आसपास वाले क्या करी जा रहे हैं,
सर ने सामने स्क्रीन पे एक टेबल दिखाया है, कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन पता नहीं करना क्या है। तो अच्छा ये लगा कि मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व थे, कोशिश कर रहे थे। अच्छी बात है कि अंदर से एक एनालिटिकल इंसान जाग रहा है कि अगर डाटा दिया हुआ हो तो आपने उसको एनालिसिस करके देखना है कि क्या वो जस्टिफाइड लग रहा है। अगर नहीं लग रहा तो नीचे की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर उसके बाद भी नहीं लग रहा तो फिर हम मैनेजमेंट से कहेंगे भाई ये चीज़ हमें नहीं समझ आ रही, हमें ये इन्फॉर्मेशन दो, ताकि हमें पता लग जाए कि हम ये जो तुम्हारा वो प्रॉफिट एंड लॉस है या ये फिगर्स हैं ये हमें सही लग रही हैं नहीं लग रही। ये होता है वो शुरू वाली बात, वो नहीं एट द स्टार्ट ऑफ प्लानिंग, जब आप देखते हैं कि अपेरेंटली चीज़ें किस तरह से लग रही हैं। जी, नीचे वाली इन्फॉर्मेशन के बगैर क्या हम एनालाइज कर सकते हैं? फिर क्या होगा, हम ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन को देख के ज़्यादा सवाल जनरेट करेंगे और मैनेजमेंट से पूछेंगे। अभी नीचे वाली इन्फॉर्मेशन कुछ चीज़ों को तो सपोर्ट कर रही है लेकिन कुछ चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। सबसे पहले हमने सेल्स देखी, सेल्स बढ़ गई कितने %? तकरीबन 13.5% सेल्स बढ़ गई। ये सेल्स क्यों बढ़ती होगी? या प्राइस बढ़ती होगी या क्वांटिटी बढ़ती होगी? क्वांटिटी के बारे में सवाल में बताया कुछ नहीं, प्राइस के बारे में बताया है। आफ्टर लैप्स ऑफ 18 मंथ MFL हैज़ इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय 12% इफेक्टिव 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल को प्राइसें बढ़ी हैं और ये बढ़ी 18 महीने बाद है। इतना क्यों बता रहे हैं वो? ताकि पता ये लग जाए कि पिछला पूरे साल पुरानी प्राइसेस थी, इस साल का हाफ टाइम पुरानी प्राइसेस थी और हाफ टाइम नहीं। तो अगर 12% इंक्रीमेंट हुआ है मिड ऑफ द ईयर में तो इफेक्टिवली 6% बढ़ा। 12% को हम 0 + 12 / 2, तो इसका मतलब है कि सेल्स 6% बढ़नी चाहिए थी अगर सिर्फ प्राइस का इम्पैक्ट होता, लेकिन सेल बढ़ी है 13.5%। तो इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी ज़्यादा सेल हो रही है। अच्छा लग भी रहा है, उन्होंने कहा हमने कुछ नई आउटलेट्स भी शुरू किए हैं, तो इसका मतलब है कि प्राइस को अगर हम साइड पे कर दें तो 7% के आसपास इंक्रीज क्वांटिटी में हुआ है, तो सेम इंक्रीज हमें कॉस्ट ऑफ सेल में भी नज़र आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल कितने % बढ़ रही है? कॉस्ट ऑफ सेल 147 थी, कितने %? 2 point something%, यानी सेल बढ़ रही है 13.5%। चलो उसमें प्राइस का इम्पैक्ट भी है ना, चलो प्राइस के इम्पैक्ट को इग्नोर कर दें तो भी सेल तकरीबन 7% बढ़ रही है, और जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो 2.5-3% बढ़ रही है। तो इसमें थोड़ा सा मशकूक बात है। हो सकता है कीमतें कम हो गई हों, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रॉ मटेरियल भी अक्टूबर 2013 यानी कि स्टार्ट में 5%, तो अगर कुछ ना भी हुआ होता तो इस दफ़ा की कॉस्ट ऑफ सेल पिछली दफ़ा से 5% ज़्यादा होनी चाहिए थी। सेल्स में 5% प्राइस का इम्पैक्ट है तो बाकी क्वांटिटी का इम्पैक्ट है, तो अगर इसमें 5% प्राइस का इम्पैक्ट है तो तकरीबन क्वांटिटी का इम्पैक्ट डाल के इफेक्टिवली को 11-12% बढ़ना चाहिए था कॉस्ट ऑफ सेल को। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बढ़ा होता तो क्या इन्फॉर्मेशन मांगेंगे मैनेजमेंट से? कॉस्ट ऑफ सेल्स का ब्रेकअप चाहिए, और सेल्स में हमें बताओ कि क्वांटिटी का कितना इम्पैक्ट है और प्राइस का कितना इम्पैक्ट है, और क्या जितनी भी ब्रांचेस पे सेल्स हुई हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में उनका इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अब शक यही हो सकता है ना कि कॉस्ट अंडरस्टेट हुई हुई हो, सेल्स ओवरस्टेट हुई हुई हो, या कुछ और इस तरह से। तो इस डाटा की मदद से हमें ये बात हजम नहीं हो रही कि कॉस्ट ऑफ सेल इतना स्लो क्यों बढ़ रही है। अच्छा पिछली दफ़ा कॉस्ट ऑफ सेल का कितने % था? 74, और इस दफ़ा 68। तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हुई है, ये रेशो भी ख़राब हुई है, जबकि दोनों की ही प्राइसेस बढ़ रही हैं। जब दोनों की प्राइसेस बढ़ रही हों तो ये रेशो इतनी ज़्यादा तेज़ी से ख़राब नहीं होती। तो कुछ गड़बड़ है, हमें सेल्स का ब्रेकअप चाहिए क्वांटिटी और प्राइस वाइज, और हमें कॉस्ट ऑफ सेल के कंपोनेंट चाहिए कि अगर मटेरियल का रेट बढ़ा है तो क्या लेबर कम हो गई, क्या बिजली कम लगना शुरू हो गई, क्या आपकी ओवरहेड्स अच्छे हो गए, क्या आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। ये चीज़ हमें नहीं पता। उन्होंने कहा भाई आप ऊपर का डाटा एनालाइज करो और बताओ मैनेजमेंट से आप क्या इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। तो हम कहेंगे कि चूंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर जस्टिफाइड नहीं लग रही हमें, तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स का ब्रेकअप और सेल्स में ये कि क्वांटिटी और प्राइस का कितना इम्पैक्ट है वो जानेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तकरीबन 12.25 मिलियन से बढ़ गए हैं।
आप ये देखें कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस एकदम से इतने नहीं बढ़ जाते होते, लेकिन बढ़े होंगे, 5 नई आउटलेट्स खुली हैं। दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न कि अगर इतनी आउटलेट बढ़ी हैं तो अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का थोड़ा सा ब्रेकअप चाहिए होगा हमें। कुछ चीज़ें उन्होंने हमें बताई हुई हैं। वो कहते हैं एनुअल इंक्रीमेंट इन सैलरीज वाज 8%, सैलरियों में इजाफा 8% हुआ है। तो हाँ, अब सवाल ये है कि ये सैलरीज कौन सी हैं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाली हैं या कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर वाली है। आगे देखते हैं, शायद मजीद इन्फॉर्मेशन दी हो। सैलरीज ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज़ हैव इंक्रीज फ्रॉम 22 मिलियन टू 28.2 मिलियन। क्या ये 8% है? नहीं है, ये 8% नहीं है। इसका मतलब है ऊपर का जो 8% उन्होंने बताया है वो मैन्युफैक्चरिंग का बताया होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल का तो पहले ही मसला पड़ा हुआ था, ये तो और मसला बन गया कि लेबर भी बड़ा है, वो मटेरियल भी बड़ा है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सेल उस तरह से नहीं बढ़ रहा। अगर मान लें कि ये मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि नीचे उन्होंने फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग अलग से बता दी। अच्छा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग 22 मिलियन से 28.2 मिलियन हुई है, तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग आ रही होंगी यहाँ इसमें। इसका मतलब है 31.52 में 22 मिलियन तो सैलरीज का होगा, और इस 43.78 में 28.2 मिलियन सैलरीज का होगा। दोनों को निकाल दें तो अदर देन सैलरीज क्या होगा, ये बन जाएगा 19 के करीब, 22, हाँ ठीक है, ये 9 के करीब बन जाएगा। और ये इसका मतलब है सैलरीज के अलावा भी कोई 1.5 गुना जंप है। ये तो हजम ही नहीं हो रहा। सबसे बड़ा आइटम सैलरी था 22 मिलियन, तो सैलरी में अगर 6 मिलियन का जंप है तो ये बाकी जंप जो है वो ये 9 मिलियन वाले खर्चे 15 मिलियन पे कैसे पहुंच गए। हमें इसका ब्रेकअप चाहिए। अच्छा, फिर ये जो सैलरी वाली बात है ये हजम हो रही है हमें। 120 एम्प्लॉइज़ थे 30 सितंबर 2014 पे। 30 सितंबर 2014 तो एंड है, यानी साल के एंड में हमारे पास 120 एम्प्लॉइज़ थे। साल में नए कितने आए हैं? 15, और छोड़ के कितने गए? तो साल के शुरू में कितने एम्प्लॉइज़ होंगे? 106। तो 106 एम्प्लॉइज़ का खर्चा अगर 22 मिलियन था तो नए 14 एम्प्लॉइज़ का खर्चा 6.2 मिलियन तो नहीं हजम हो रहा। इंक्रीमेंट भी हुआ होगा। अब इसका मतलब है वो फिर 8% का जो एनुअल इंक्रीमेंट है सैलरी का, वो शायद इसका भी जिक्र कर रहे हो, तो फिर चीज़ें और ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी। तो हम फंस गए। हमें मैनेजमेंट से क्या मांगना है? मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉइज़ की डिटेल और उनकी सैलरीज क्या हैं, और ये इंक्रीमेंट किस किस को लगा है, और जो नए बंदे आए हैं उनकी सैलरियाँ क्या हैं। ये डाटा मिलेगा तो हम थोड़ा सा और ज़्यादा एक्यूरेटली जज कर सकेंगे कि झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर है क्या? कि आप एक डाटा को पकड़ के उसको मैथमेटिकली एनालाइज कर रहे हैं और अपने शक का इजहार कर रहे हैं, उससे मजीद डाटा लेते जा रहे हैं। अगर वो डाटा आपको तस्कीन दे रहा है तो ईजी है, और अगर वो परेशान कर रहे हैं और ज़्यादा तो आप मज़ीद मशकूक होते जा रहे हैं और आप मज़ीद ब्रेकअप मांग के मज़ीद चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं। चलिए, यहाँ तक तो ये हो गया। फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ गए। ये क्यों बढ़ते हैं फाइनेंशियल चार्जेस? अगर कोई लोन लिया होगा तो फिर मैनेजमेंट से हमें पूछने की ज़रूरत है कि भाई इस दफ़ा आपने कितने परसेंट, ये कितने परसेंट से बढ़ा है? भाई इंटरेस्ट रेट पिछले साल और इस साल का अगर करीब करीब सेम रहा है तो जितना इस एक्सपेंस में इजाफा हुआ है उसी के करीब करीब का इजाफा लोन्स में होना चाहिए। ठीक, तो फिर हम मैनेजमेंट से कहेंगे कि भाई हमें जो है ना वो अपने लोन्स का ब्रेकअप दो, और इस दफ़ा तुमने ऐसा क्या कर दिया कि ये चार्जेस एकदम से इतने बढ़ गए। क्योंकि फाइनेंशियल चार्जेस तो हर अगले साल कम हो रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम हो रहा होता है, तो आपका इंटरेस्ट कम की तरफ जा रहा होता है। तो इसको कम होने के बजाय ये बढ़ गया, इसका मतलब है कि एक अच्छी हैवी अमाउंट का कोई लोन ऐड हुआ है। आउटलेट खोली है तो शायद लोन लिए होंगे, थोड़ी सी चीज़ें जस्टिफाई हो रही हैं। तो हम कह रहे हैं कि हम फिर उनसे मांगेंगे कि आप अपने लोन्स की हमें डिटेल दें, और ये लोन्स आपने इस्तेमाल कहाँ किए। कितना मज़ा आता है इसके साथ, वो भी होती है बैलेंस शीट भी, 2 डायमेंशनल एनालिसिस होता। तो होमवर्क मैं ऐसा ही दूंगा आपको, उसमें बैलेंस शीट भी होगी। नहीं, बुरा लगा आपको? चलें, कल हम क्लास में जो सवाल करेंगे उसमें बैलेंस शीट भी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस भी, फिर उनको आपस में टैली करके देखेंगे कि अच्छा वो बढ़ा है तो वो बढ़ा या नहीं बढ़ा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स पे तो नहीं आपको कोई एतराज़?
ये 4.96 इस प्रॉफिट पे था, कितने परसेंट है? 34। और ये 6.8 इस प्रॉफिट पे, तो ये क्या हुआ? टैक्स रेट एकदम से कम हो गया, गवर्नमेंट ने रिलीफ देनी शुरू कर दी। हाँ, लेकिन असल में हमें तो इस वक्त उतना ही पता है ना जितना इस कागज़ पे लिखा हुआ है, और हमें यही तो कहा है कि अब आप बताओ कि आपको मज़ीद क्या चाहिए, तो हम कहेंगे भाई ये क्या है, कोई टैक्स का रेट चेंज हुआ है, कोई प्रोडक्ट्स NTR से FTR में गई हैं, या क्या मामला हुआ है? यहाँ डेफर टैक्स का तो नहीं कोई खर्चा लग रहा आपको? अगर रेट सेम हो और मतलब अगर रेट गवर्नमेंट की तरफ से सेम रहा है, तो जितना इधर टैक्स का परसेंटेज निकलनी चाहिए थी, अगर इधर भी उतनी ही निकले, तो इसका मतलब है कि डेफर टैक्स वगैरह बीच में उन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। तो कहीं आपके जहन में डेफर टैक्स तो नहीं ना आ रहा? अभी नहीं आना चाहिए, कल के सवाल में आना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल टैक्स रेट, NTR FTR की वर्किंग, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि हमारा टैक्स जो है वो सब्सटेंशियली कम हुआ है। ये हल्की बात नहीं है, 34 से 28% पे आ जाना, अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। सर आपने कहा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो मेजर एक्सपेंस है वो सैलरीज का है, तो जो आउटलेट्स ओपन है उसमें तो पैसा लगेगा, वो भी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जी, आउटलेट जो है उस पर ऑपरेटिंग, इसका मतलब ये है कि ये सैलरीज़ के अलावा वहाँ खर्चा हुआ है। अब ये डाउट है हमें, और सवाल हमें बता रहा है, मुझे सबसे बड़ा डाउट पता है क्या है? मुझे ये लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज़ ना यहाँ के बजाय यहाँ काउंट हो गए हैं, जिससे सारे हमारे मसले हल हो जाते हैं। मिस क्लासिफिकेशन हो गई है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं वो गलती से ऑपरेटिंग में डाल दी, जैसे ऑपरेटिंग बिला वजह बढ़ गया और वो बिला वजह कम हो गया। तो इसलिए ये ब्रेकअप बड़ा ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग का डाटा मांगें और उनसे देखें कि क्या किस तरह से। तो ये CA फाइनल का सवाल आपने ऊपर अभी तक पढ़ लिया होगा, 10 नंबर का सवाल आया था ये। तो ये अकेला सवाल है, एक स्टेटमेंट, फिर एक सवाल है जिसमें 2 तरह की स्टेटमेंट है, फिर ICAP भी जज्बाती हो गया कैफ लेवल पे, फिर उसने कैफ में भी एक सवाल दे डाला। तो कोई बात नहीं, हमारे पास दिन तो हैं, और अब तो हमने स्लो चलना है, कल मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। कल इसी तरह से एक और भयानक सा सवाल आपके सामने रखते हैं, और फिर उसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट करके उसको 2 हिस्सों में कोशिश करूँगा, डिवाइड ऐसे कर दूँ कि उसकी विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। जी, एक मिनट मुझे बात सुनने दें भाई। जी, इन प्रोसीजर में हमने सोल्यूशन, हमने बस ये देखना है कि सवाल हमें क्या कह रहा है। ये सवाल ये कह रहा है, एक सवाल आप देखेंगे वो कहेगा बताओ आप मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड है या नहीं। एक सवाल आपसे ये कहेगा कि बताएं आपको अभी भी रिस्क लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ये डिपेंड करता है सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, हम उसके मुताबिक जवाब देंगे। इसका कोई पैटर्न नहीं है, बस यही है कि आपको कोई भी फाइनेंशियल डाटा दे के उस पर किसी भी किस्म की वर्किंग करवा लें। तो कोशिश करते हैं कि कल थोड़ी